नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ एजुकेशन, एसओई। प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा, डिलेड, हिंदी। बीएस 001 प्रारंभिक विद्यालयी बच्चे को समझना। बीएलओसी केवल विकास के परिप्रेक्ष्य। यूएनआईटी 1 बच्चों का सामाजिक संसार। एक एक प्रस्तावना। मानव एक सामाजिक प्राणी है, और बच्चा जन्म से ही सामाजिक विश्व का अंग हो जाता है, ऐसा विश्व जिसमें परिवार, मित्र और समुदाय सभी हैं। इसी विश्व में बच्चा कभी न समाप्त होने वाले संबंध बनाता है, जिनका आधार प्रेम, अधिगम और विकास होते हैं। बच्चे के लिए यह सदैव बढ़ते रहने वाला विश्व है, जहाँ वह घर से विद्यालय, वहाँ से कार्य और नागरिकता की ओर बढ़ता है। इसे समझने के लिए आवश्यक मुद्दा यह है कि परिवर्तियों की पारस्परिक जटिल अंतःक्रिया बच्चे के विश्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। इस इकाई में हम बच्चे के विश्व को ऐसे विश्व के रूप में समझने का प्रयास करेंगे जिसमें वह रह रहा है, बढ़ रहा है और प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया कर रहा है। ऐसा विश्व जिसमें वह समुदाय के तरीके सीख रहा है। कल्पना कीजिए बच्चे का विकास अंटार्कटिका नाम के ठंडे उत्तरी ध्रुव में हो रहा है, जहां पृथ्वी पूरी तरह से हिम से ढकी होती है। उसके जीवन की तुलना बिहार में रहने वाले बच्चे से करें जहां नदियां बहती हैं। दोनों बच्चों में क्या अंतर होगा? ये अंतर क्यों और कैसे आते हैं? नीचे 5 अंतरों की सूची बनाइए और उनके कारण बताइए। आप देखेंगे कि ये अंतर भौतिक दशाओं में तीक्ष्ण अंतरों से संबंधित हैं। एक स्थान पर बहुत सर्दी है और दूसरे में नहीं है। बिहार में नदी के समीप गांव में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और पशु पाए जाते हैं, जबकि उत्तरी ध्रुव में वनस्पति यदि कोई है, तो उसमें अधिक भिन्नता है। दोनों स्थानों में लोग भिन्न भिन्न भोजन खाते हैं। वे भिन्न भिन्न तरीके में भोजन पकाते हैं, और भोजन भिन्न है। भाषा, वस्त्र, रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान दोनों स्थानों में बहुत अधिक भिन्न हैं। आप ऐसे ही अंतर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में पा सकते हैं। क्या यह आकर्षक नहीं है कि विश्व भर में बच्चे जो अपनी विकास अवस्था में प्रायः एक समान होते हैं, परंतु इतना अधिक भिन्न होने के लिए भिन्न भिन्न क्षमताएं विकसित करते हैं। कुछ बच्चे हिंदी बोलना सीखते हैं और कुछ चीनी, कुछ दूसरों का अभिवादन करने के लिए नमस्ते और हाथ मिलाते हैं। कुछ लड़कियां साड़ी पहनना सीखती हैं और अन्य स्कर्ट या पर्दा। कुछ हाथ से खाते हैं, तो कुछ चॉपस्टिक या कौटे, फोर्क या चाकू से खाते हैं। अंतर अनंत हैं। कुछ को प्रेक्षण करना आसान है और दूसरों को नोट करना अधिक गहन होता है, और तत्काल प्रेक्षण करना कठिन है, जैसे सही और गलत की अवधारणा, महिलाओं विश्वासों की अवधारणा, समानता की के प्रति मनोवृत्ति, जन्म और मृत्यु की धार्मिक अवधारणा इत्यादि। 1.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप समाजीकरण की प्रक्रिया समझ सकेंगे जिससे मनुष्य का बच्चा अपने समाज का सदस्य होने के लिए बड़ा होता है। बच्चे के सामाजिक विश्व और उसके तरीके समझ सकेंगे जिनमें ये बच्चे को प्रभावित करते हैं। बच्चे पर जाति, धर्म और स्थान का प्रभाव समझ सकेंगे। सामाजिक संरचना के रूप में लिंग के प्रभावों को समझ सकेंगे। सामाजिक व्यवस्था और समाजीकरण के अभिकर्ता के रूप में विद्यालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का प्रभाव समझ सकेंगे, और बच्चे के विकास पर सहपाठियों और संचार माध्यमों के प्रभाव के बारे में आलोचनात्मक समझ का विकास कर सकेंगे। 3 समाजीकरण को समझना। जैसे जैसे नवजात शिशु बढ़ता है, वह अपने परिवेश, विशेष रूप से अपने परिवार, समुदाय, विद्यालय और संचार माध्यम से सीखता है, और व्यवहार, प्रथाएं तथा विश्वास आत्मसात करता है। इनमें से कुछ विश्वास और व्यवहार उसे वयस्कों द्वारा सीधे सिखाए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य वह केवल प्रेक्षण द्वारा सीखता है। बहुधा इन प्रथाओं में से कुछ उसके जीवन का भाग बन जाती हैं, कि बच्चे सहज रूप से ही इनसे प्रभावित होने लगते हैं। तकनीकी शब्दों में इस संपूर्ण प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है।
शब्द समाजीकरण का संबंध अंतःक्रिया की उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति नौसिखिया अपने समूह के मानदंड, मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति और भाषा विशेषताएं अर्जित करता है। इन सांस्कृतिक तत्वों को अर्जित करने के दौरान व्यक्ति के अपने स्व और व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसे आकार प्राप्त होता है। इसलिए समाजीकरण सामाजिक जीवन में दो महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करता है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में समाजीय निरंतरता और दूसरा मानव विकास। जिस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा सामाजिक में मूल्यों और मानदंडों और समाज में रहने के तरीके आत्मसात करता है, वह समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इससे अभिप्राय है कि किसी चीज को यह मन में इतनी गहराई से आत्मसात कर लेना कि वह व्यक्ति के व्यवहार का भाग बन जाती है। समाजीकरण मूलतः सदस्यों द्वारा समाज के तरीके सीखने की प्रक्रिया है। इसका यह अभिप्राय भी है कि बच्चा कुल मिलाकर संस्कृति के सहभाजित अर्थों और मूल्यों को समझना सीखता है, अर्थात जीवन में अपने व्यवहार पैटर्नों की दिशा निर्धारित करना सीखता है। बच्चा समाज में अन्य से सहभागित अर्थ और अपेक्षाएं पहचानना सीखता है। इस प्रक्रिया में वह अपने आप को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरित करता है, जिससे उसमें समाज के स्वीकार्य सदस्य के रूप में अपनी पहचान विकसित होती है। समाजीकरण समाज के तौर तरीके सीखने से संबंधित है। अपने व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर भी आप महसूस करेंगे कि सीखने की प्रक्रिया बच्चे पर प्रभाव डालती है। एक प्रकार से यह बच्चे की भावनाओं, संवेगों और अधिगम दोनों को प्रभावित करती है और उसके संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक विकास को सुनिश्चित करते हुए उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाती है। विभिन्न अध्ययन शास्त्र इस प्रक्रिया के अलग-अलग पहलुओं पर बल देते हैं। नरविज्ञानी समाजीकरण को मुख्यतया एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक सांस्कृतिक संप्रेषण के रूप में देखते हैं। कभी-कभी समाजीकरण के लिए सांस्कृतिकरण, एनकल्चरेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर मनोविज्ञानी संस्कृति के बारे में अधिगम की प्रक्रिया और व्यक्तिशः विकास के विभिन्न पहलुओं पर उसके प्रभाव के बीच अंतःसंबंध पर बल देते हैं। अध्ययन किए गए समाजीकरण के पहलू के बारे में मनोविज्ञान के अंदर ही बहुत विविधता है। विकासात्मक मनोविज्ञानी विशेषकर पियाजे द्वारा प्रभावित मनोविज्ञानियों के अनुसार समाजीकरण संज्ञानात्मक विकास का विषय है, जिसे विशेष रूप से सामाजिक प्रभाव और परिपक्वन के मिश्रण के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर नैदानिक मनोविज्ञानी और व्यक्तित्व सिद्धांतवादी समाजीकरण को ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जिससे प्रारंभिक बचपन के अनुभवों के संदर्भ में कुछ गुना विकसित हो जाते हैं। समाजशास्त्री समाजीकरण मुख्य रूप से सामाजिक भूमिकाओं के अधिगम रूप में देखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति अपने समूह की भूमिकाओं का अधिगम करते हुए और उसे आत्मसात करते हुए उसका अभिन्न सदस्य बना जाता है। ब्रिम 1966 कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण को स्वधारणा निर्माण के रूप में देखना पसंद करते हैं। आत्मीय और पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में स्व और पहचान के विकास को समाजीकरण का केंद्रीय अंग समझा जाता है। चूंकि अध्यापक के रूप में हम बच्चों के साथ बहुत घनिष्ठता से काम करते हैं, हम समाजीकरण को हम उस प्रक्रिया के रूप में समझने का प्रयास करेंगे जो बढ़ते हुए बच्चे पर प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में, संदर्भ और मुख्य संबंधों का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने समाजीकरण के बारे में कुछ प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया है, आइए हम इसे विस्तार से समझाने का प्रयास करें। एमिल दुर्खेम के अनुसार व्यक्तियों में विचार प्रक्रियाएं समाजीकरण के दौरान विकसित होती हैं। समाजीकरण वह तरीका है जिसमें ज्ञान एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को संप्रेषित किया जाता है। सामाजिक एकता दृढ़ता के लिए समाज द्वारा स्वीकृत या निर्धारित मानदंडों, मूल्यों और नियमों का अनुपालन आवश्यक है। सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक समारोहों के रूप में परंपराएं वे तरीके हैं जिनमें समूह एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। विवाह, जन्म और मृत्यु आयोजनों एवं धार्मिक उत्सवों जैसे अवसरों पर सामूहिक सहभागिता इसके उदाहरण हैं। बढ़ते हुए बच्चे के
विभिन्न प्रकार से समुदाय के तरीके सिखाए जाते हैं। समाजीकरण धीमी प्रक्रिया है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, कई अभिकरणों के माध्यम से समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण होता है। समाजीकरण के अभिकर्ता समाज में भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु अधिकांश मामलों में परिवार समाजीकरण का मुख्य अभिकर्ता होता है। अन्य अभिकरणों की भूमिका संदर्भ के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण के लिए, आधुनिक जटिल समाज में महत्वपूर्ण समाजी कारक अभिकरण शिक्षा संस्थाएं और संचार माध्यम हैं, जबकि प्राचीन समाजों में गोत्र और वंश अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से शुरू होती है। यह सतत प्रक्रिया है, क्योंकि सामाजिक अधिगम कभी समाप्त नहीं होता है, परंतु बचपन सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बच्चा अपने परिवार और समाज के बहुत से मूल्यों, विश्वासों, मानदंडों और व्यवहार पैटर्नों को आत्मसात करता है। 1.3.1 कुछ महत्वपूर्ण शब्द समझना। 1.3.1 एक मानदंड और मूल्य। मूल्य वे विशेषताएं या रीति रिवाज हैं, जो समाज विशेष के सदस्यों द्वारा सम्मान के साथ स्वीकार की जाती हैं। वे इनके प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं, क्योंकि उनमें उनका दृढ़ विश्वास होता है, समाज बहुधा इन्हें महत्व देता है। ये मूल्य पीढ़ियों से या सदियों से जीवन शैली के रूप में विकसित होते हैं। मूल्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों भी होते हैं। कभी कभी मूल्य एक दूसरे से टकराव में भी आ सकते हैं। सामाजिक मानदंड सामाजिक मूल्यों से उत्पन्न होते हैं, और दोनों अन्य प्रजातियों के सामाजिक व्यवहार से मानवीय सामाजिक व्यवहारों से विभेद करने का कार्य करते हैं। मानदंड के माध्यम हैं, जिनके माध्यम से मूल्यों को व्यवहार में विभक्त किया जाता है। साधारणतया मानदंड वे नियम और विनियम हैं, जिनके अनुसार समूह आचरण करता है। इस प्रकार समूह व्यवहार के स्तर के रूप में मानदंड का उल्लेख किया जा सकता है। सामाजिक मानदंड लोगों के समूह द्वारा विकसित वे नियम हैं, जो यह निर्दिष्ट करते हैं कि लोगों को विभिन्न स्थितियों में कैसा व्यवहार करना और नहीं करना चाहिए। सामाजिक मानदंड में प्रायः सभी कल्पनीय स्थितियां आती है, जो स्तरों के अनुसार अलग अलग होती हैं। एक और ऐसी स्थितियां होती है, जिनका संपूर्ण अनुपालन आवश्यक होता है, और दूसरी ओर स्थितियां जहां विकल्प की बहुत स्वतंत्रता है। धर्म, रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान और नियम उस संस्कृति के महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें बच्चा बढ़ता है और समाजीकरण का अंग बनता है। यह समझना चाहिए कि व्यक्ति एक समय पर ही विभिन्न संस्थाओं का सदस्य होता है। उदाहरण के लिए, बच्चा परिवार का सदस्य है, परंतु वह बिरादरी, खानदान आदि का बड़े समूह सदस्य भी हैं, जिसमें वह जन्म या विवाह द्वारा संबद्ध होता है। वह विद्यालय या सहपाठी समूह का भी भाग होता है। 1.3.1 दो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष समाजीकरण। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष समाजीकरण वह है, जहां समाज में बच्चे का समाजीकरण करने के लिए प्रत्यक्ष स्पष्ट मार्गदर्शन और स्पष्ट रूप से उल्लिखित नियम और विनियम उपाय अपनाए जाते हैं। जैसे दूसरी ओर अप्रत्यक्ष समाजीकरण अनकहे दिशा निर्देशों पर आधारित होता है, जो अन्य उपायों से व्यक्त किए जाते हैं। परिवार प्रायः पुरुषों और महिलाओं में समानता की बात खुले आम कहते हैं, परंतु दैनिक कार्यों में बिल्कुल विपरीत व्यवहार दिखाते हैं। उदाहरण के लिए महिलाएं परिवार में परिवार के अन्य सदस्यों के भोजन करने के बाद ही खाना खाती है। महिलाएं मांसाहारी भोजन से वंचित रहती है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य उसे खाते हैं। महिलाएं पारिवारिक चर्चाओं में अपनी राय व्यक्त नहीं करती हैं। बाल शिशु या बालिका शिशु शीघ्रता से असमानता के इन अप्रत्यक्ष संदेशों को आत्मसात कर लेते हैं, यहाँ तक कि वे इन प्रथाओं में कोई गलती नहीं देखते हैं। विद्यालय अनेक प्रकार से इस अप्रत्यक्ष समाजीकरण को व्यवहार में लाते हैं। बहुधा इसे प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के रूप में समझा जाता है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का संबंध संगठन द्वारा संप्रेषित संदेशों और आधिकारिक विषयों के अधिगम के अलावा शिक्षा व्यवस्था के प्रचालन से है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के संदेश सामान्यतया मनोवृत्ति, मूल्यों, विश्वासों और व्यवहार से संबंधित होते हैं।
इस प्रकार असंख्य संदेश अप्रत्यक्ष रूप से सूचित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक विद्यालय स्तर के विज्ञान और गणित सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय हैं। यह स्पष्ट हो जाता है, यदि इन विषयों के लिए अन्य विषयों से अधिक समय दिया जाता है, और दोपहर बाद के समय के बदले मुख्य समय सुबह का कर दिया जाता है, तथा अन्य विषयों या कौशल की अपेक्षा अधिक बार-बार परीक्षण किया जाता है। अन्य उदाहरणों में ये शामिल हैं, जैसे प्रातःकालीन सभा में क्या होता है, कक्षा में कौन कहाँ बैठता है, यहाँ तक कि रूलर जिसे अध्यापक बार-बार प्रयोग करता है, बच्चों को संदेश देता है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के संदेश एक दूसरे के पूरक तथा प्रतिकूल भी और अधिकारक पाठ्यचर्या के विपरीत भी हो सकते हैं। विद्यालयों के प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों को विद्यालय तथा बृहत्तर समाज के साथ चलने के लिए तैयार करना है। दूसरे शब्दों में, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या सामान्यतया यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का कार्य करती है। विशेष रूप प्रबल संस्कृति और विद्यमान सामाजिक आर्थिक पदानुक्रम में आप इस खंड की अगली इकाई में इस विषय के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। 1. 4 बच्चा और उसका सामाजिक विश्व। बच्चा ऐसे विश्व में रहता है, जिसका सदैव विस्तार होता रहता है। परिवार उसका निकटतम और आसन्न विश्व है, जैसे जैसे वह बढ़ता है, वह परिवार से बाहर विद्यालय, सहपाठी, समूह और पड़ोस को अपनाता है। मुद्रित, प्रिंट, टेलीविजन, फिल्म और इंटरनेट सहित संचार माध्यम भी अब बच्चे के जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं। इनमें से प्रत्येक उसके समाजीकरण तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि परिवार बृहत्तर सामाजिक संरचना का अंग है, जो हमारे देश में जाति, वर्ग और धर्म जैसे परिवर्तियों द्वारा निर्धारित होता है। समाजीकरण जिसका अनुभव बच्चा अपने बचपन में करता है, इन परिवर्तियों के जटिल अन्योन्य क्रिया द्वारा निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, शहरी मध्यम वर्ग की बालिका का अनुभव निम्न जाति की ग्रामीण बालिका से भिन्न होंगे, या जनजाति बालक जो सामाजिक कौशल सीखता है, वे परंपरागत ब्राह्मण बालक के समाजीकरण कौशलों से बहुत भिन्न होंगे। अध्यापक के रूप में समाजीकरण की उन प्रक्रियाओं को समझना आवश्यक है, जिन्हें बच्चा अनुभव करता है। इससे अध्यापक को बच्चों को भली भांति समझकर उपयुक्त कार्यनीति बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, अध्यापक के रूप में हम दो मुद्दों के प्रति संवेदनशील होते हैं। बच्चे केवल एक दूसरे अलग हैं, कोई अच्छा या बुरा नहीं है। केवल यह है कि हम यह सोचने लगते हैं कि मुख्यधारा जीवन शैली या उच्च जाति वर्ग या प्रमुख धर्म के विश्वास सबसे अधिक उपयुक्त और सही है। यह पाया गया है कि विद्यालय में बच्चों के अनुकूलन से संबंधित कई मुद्दे उसके विश्वास से उत्पन्न होते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अध्यापक रूप में हमें बहुत अधिक विविध समूहों के बच्चों से मिलना होता है। यह आवश्यक है कि विद्यालय और कक्षा इन बच्चों को स्वीकार करे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अभिप्राय यह है कि हमें विविधता का महत्व समझाना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। दूसरा और महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु यह विश्वास है कि बच्चा खाली बर्तन या साफ स्लेट की भांति है, जिस पर हमें काम करना है। घर में और समुदाय में समाजीकरण ने बच्चे को बहुत बातें सीखने में सहायता की है। यह ज्ञात करना विद्यालय का कार्य है कि बच्चा विद्यालय में अपने साथ क्या लेकर लाता है। 1.4 एक परिवार। जैसा कि पहले कहा है कि समाज के साथ बच्चे का पहला संपर्क परिवार के माध्यम से होता है। परिवार में बच्चा प्रेक्षण करना, अंतःक्रिया करना और दूसरों से संबंध बनाना सीखता है। यहाँ वह अपने जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संबंधों का अनुभव करता है। परिवार बच्चे को न केवल दिन प्रतिदिन के व्यवहारों के अनुकूल बनाता है, जैसे कैसे खाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और व्यवहार करते हैं, बल्कि अन्य बहुत सी बातें भी बच्चे को सिखाता है। परिवार बच्चे को समाज में विद्यमान समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान देता है। इस विरासत में भाषा, साहित्य, लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं, कला, संगीत, भोजन, कौशल और बहुत सी अन्य बातें शामिल हैं।
भारत के संदर्भ में प्रायः परिवार में विस्तारित परिवार के सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन शामिल होते हैं। विस्तारित परिवार भी बच्चे के समाजीकरण में योगदान करता है, क्योंकि यह उसे अपने संबंधों का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है। बच्चे के जीवन में विस्तारित परिवारों का महत्व सर्वमान्य है। परिवार में या विद्यालय में बच्चे का अधिकांश समाजीकरण सुविचारित एवं सप्रयास होता है, परंतु बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिन्हें बच्चा अचेतन रूप से सीखता है। दूसरे शब्दों में, माता-पिता बच्चे में कुछ व्यवहार पैटर्न और मूल्य सचेतन रूप से डालना चाहते हैं, जिन्हें वे वांछनीय समझाते हैं। वे इसे बच्चों का मार्गदर्शन कहते हैं, और यह कहकर करते हैं, कि उन्हें ही मालूम है, कि व्यवहार का कौन सा रूप सही है, और क्या अस्वीकार्य है। स्वीकार्य व्यवहार पुरस्कृत किया जाता है, और अस्वीकार्य व्यवहार दंडित किया जाता है। बच्चे को उसके लिंग और आयु के अनुसार कार्य और उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। इस प्रकार समूह जीवन का परिचय बच्चों को दिया जाता है, परंतु बच्चा भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण लोगों, माता-पिता, चाचा और चाचियों को देखकर सीखता है। कभी-कभी वे इनमें से कुछ व्यवहार और पैटर्न अनजाने में सीखते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अपने पसंदीदा खेल या फिल्मी सितारों की तरह बोलना या व्यवहार करना सीखते हैं। या आपने देखा होगा कुछ बच्चे धूम्रपान करने की आदत साथियों से सीखते हैं। अपने नए अचेतन समाजीकरण का एक अन्य उदाहरण यह है, कि बच्चे कुछ वर्ग या जाति के लोगों या राजनीतिक विचारों के बारे में राय या पूर्वग्रह बना लेते हैं। वे ऐसा केवल इसलिए नहीं करते, क्योंकि किसी व्यक्ति ने उनसे ऐसा कहा था, अपितु उन्होंने बड़ों को अपनी राय और पूर्वग्रहों को कहते हुए सुना था। आपने अनुभव किया होगा कि माता-पिता और आपके अन्य वयस्क संबंधी आपसे विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं। कुछ बहुत कठोर है, जबकि कुछ अन्य मैत्रीपूर्ण परंतु कठोर थे। यद्यपि, अनुसंधान मनोविज्ञानी बूमरिन बॉन्गरिन ने पाया कि पालन-पोषण की शैली भिन्न-भिन्न होती हैं, और प्रत्येक बच्चे को भिन्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। हमने इसके बारे में खंड 1 की सामाजिक विकास इकाई में पढ़ा है। हम इसके बारे में एक बार फिर पढ़ेंगे। माता-पिता, बच्चे का संबंध। डायना बूमरिन ने अपने अनुसंधान के माध्यम से पाया कि पालन-पोषण की 4 महत्वपूर्ण शैलियां होती हैं। अनुशासनात्मक रणनीति, स्नेह और पोषण, संप्रेषण शैलियाँ, परिपक्वता और नियंत्रण की अपेक्षाएं। इन शैलियों के आधार पर बूमरिन ने सुझाव दिया कि अधिकांश माता-पिता ने पालन-पोषण की 3 शैलियों में से एक को अपनाया है। आगे के अनुसंधान द्वारा पालन-पोषण की चौथी शैली का सुझाव दिया गया, मेकोबी एवं मार्टिन, 1983। पहला अधिकारवादी पालन-पोषण। इसमें बच्चों से माता-पिता द्वारा स्थापित नियमों का पालन सख्ती से करने की आशा की जाती है। ऐसे नियमों का पालन न करने से बच्चों को दंडित किया जाता है। अधिकारवादी माता-पिता इन नियमों के पीछे तर्क स्पष्ट करने में विफल हैं। यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाए तो माता-पिता केवल उत्तर देते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कहा था। इस प्रकार के माता-पिता अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं, परंतु अपने बच्चों के प्रति संवेदी नहीं हैं। बूमरिन के अनुसार, ये माता-पिता आज्ञापालन और स्तर को महत्व देते हैं, तथा किसी स्पष्टीकरण के बिना अपने आदेशों के पालन की अपेक्षा करते हैं। 1991। पालन-पोषण का दूसरा प्रकार अधिकारपूर्ण पालन-पोषण है, जो अधिकारवादी शैली की भांति ही है। अधिकारपूर्ण पालन-पोषण शैली में नियम और मार्गदर्शन निर्धारित किए जाते हैं, जिनके बच्चों से पालन की अपेक्षा की जाती है, परंतु यह पालन-पोषण शैली काफी अधिक लोकतांत्रिक है। अधिकारपूर्ण माता-पिता अपने बच्चों के प्रति अनुक्रियाशील होते हैं, और उनके प्रश्नों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। जब बच्चे आशाओं को पूरा करने में असफल होते हैं, ये माता-पिता अधिक प्रोत्साहन देते हैं, और दंड देने के बजाय क्षमता का विकास करते हैं। बूमरिन सुझाव देते हैं, कि ये माता-पिता अपने बच्चों के आचरण के लिए स्पष्ट मानकों को तथा मॉनिटर करते हैं।
वे स्वाग्रही होते हैं, परंतु ताक झांक और रोक टोक करने वाले नहीं होते हैं। उनके अनुशासनात्मक तरीके सहयोगशील है, न कि दंडात्मक। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वाग्रही तथा सामाजिक रूप से उत्तरदायी, स्वनियामक तथा सहयोगशील हों। 1991। तीसरे किस्म का पालन पोषण अनुज्ञात्मक पालन पोषण है। इस मामले में माता पिता को कभी कभी कृपालु, आसक्त माता पिता भी कहा जाता है। इन्हें बच्चे से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। ये माता पिता विरले ही अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं, क्योंकि उन्हें परिपक्वता और आत्मनियंत्रण की आशाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। साधारणतया अनुज्ञात्मक माता पिता अपने बच्चों का पोषण करते हैं तथा उनके साथ संप्रेषण स्थापित किए रहते हैं। वे बहुधा उनके साथ माता पिता के बदले मित्रवत में व्यवहार करते हैं। चौथा प्रकार तटस्थ पालन पोषण है। इस शैली को बहुत कम अपेक्षाओं, अल्प अनुक्रियाशीलता और थोड़ा संप्रेषण से पहचाना जाता है। यद्यपि ये माता पिता बच्चे की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु साधारणतया बच्चे के जीवन से तटस्थ रहते हैं। चरम मामलों में ये अपने बच्चों की आवश्यकताओं को अस्वीकार या उपेक्षा भी कर सकते हैं। पालन पोषण का प्रभाव बच्चे के विकास परिणामों पर पालन पोषण शैलियों का क्या प्रभाव होता है? बूमरिंड के 100 विद्यालय पूर्व बच्चों पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन के अलावा, अनुसंधानकर्ताओं ने बच्चों पर पालन पोषण शैलियों के प्रभाव का पता लगाने के लिए कई अन्य अध्ययन किए जिनसे अनेक निष्कर्ष प्राप्त हुए। अधिकारवादी पालन पोषण शैलियों का बच्चों पर यह प्रभाव होता है कि वे आज्ञाकारी और प्रवीण होते हैं, परंतु प्रसन्नता, सामाजिक क्षमता और आत्मसम्मान में कम स्तर के होते हैं। साधिकार पालन पोषण शैलियों के उपयोग के परिणाम स्वरूप बच्चे प्रसन्न, सक्षम और सफल होते हैं। मैकूब 1992। अनुज्ञात्मक पालन पोषण का बहुधा परिणाम यह होता है कि बच्चे प्रसन्नता तथा स्वनियामकता में कम स्तर के होते हैं। ये बच्चे अधिकारियों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई महसूस करते हैं और विद्यालय में उनकी उपलब्धि भी कम होती है। तटस्थ पालन पोषण शैलियाँ जीवन के सभी क्षेत्रों में निम्नतम स्तर की हैं। इन बच्चों में आत्मनियंत्रण का अभाव होता है, अल्प आत्मसम्मान होता है तथा ये अपने सहपाठियों की अपेक्षा कम सक्षम होते हैं। बूमरिंड का कार्य यह समझाने में हमारी सहायता करता है कि काफी हद तक बाल वयस्क संबंधों का स्वरूप और पालन पोषण शैलियाँ बच्चों में गुणों के विकास को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट है कि जब वयस्क बच्चे से प्यार और प्रोत्साहनपूर्ण व्यवहार करते हैं और नियम तथा अपेक्षाएं स्पष्ट करते हैं, बच्चे से अन्योन्य क्रिया करते हैं और उसे सुनते हैं, तभी बच्चा प्रसन्न और जिम्मेवार महसूस करता है। इस संबंध में काफी अनुसंधान उपलब्ध नहीं है कि भारतीय माता-पिता या परिवार बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार करते हैं। वास्तव में, भारत में बहुत बच्चे विस्तारित परिवार में पलते हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि बच्चे के विकास पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। इस बिंदु पर यह विचारणीय विषय है कि भारत के संदर्भ में बहुत बच्चे विस्तारित बड़े परिवारों में पलते हैं, जहां दादा-दादी, चाचा-चाची और चचेरे भाई-बहन साथ रहते हैं। विस्तारित परिवार में संबंध अन्योन्य क्रियाएं और बढ़ने का अनुभव एकल परिवारों के अनुभवों से बहुत भिन्न होता है। दुर्भाग्यवश, बड़े विस्तारित परिवारों में पलने वाले बच्चों के अनुभवों के बारे में अधिक अनुसंधान साहित्य उपलब्ध नहीं है। बूमरिंड ने हमें माता-पिता बाल संबंधों का एक परिप्रेक्ष्य दिया। एक अन्य परिप्रेक्ष्य लब्ध प्रतिष्ठ भारतीय विश्लेषक सुधीर कक्कड़ ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कक्कड़ ने भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में माता-पिता बाल संबंधों को समझाने का प्रयास किया था। उसके परिप्रेक्ष्य को पढ़ना और समझना रुचिकर होगा। उसकी पुस्तक से नीचे 2 उद्धरण दिए गए हैं। द इंडियन साइक 1996। आइए, इन्हें पढ़ें और समझने का प्रयास करें। 1.4.1.2 माता, पिता, बाल संबंध।
भारतीय परिवारों के बारे में एक दृष्टि शैशवावस्था की लंबी अवधि के दौरान भारतीय बच्चा अपनी माँ से बहुत भावपूर्ण ढंग से और आत्मीयता से जुड़ा होता है। कक्कड़ 1996 पृष्ठ 80। यह संबंध शिशु और उसकी माँ की शारीरिक निकटता द्वारा प्रकट और में प्रकट होता है। 5वें वर्ष तक या इससे भी अधिक वर्षों तक रात्रि में माता के बगल में सोना भारतीय बच्चों के लिए आम बात है। दिन के दौरान वह सबसे छोटे को जिसे अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है, अपनी कमर के बगल में और दूसरे को अपनी बाह में रखती है, और ऐसा तब भी करती है, जब वह अपने पड़ोस में मिलने, बाजार में, खेतों में और अन्यत्र जाती है। लगातार पकड़े रखना, छाती से लगाना, गुनगुना और बातें करना भारतीय शिशु और उसकी माँ के बीच संबंध की मुख्य विशेषताएं हैं, और इस प्रकार के संबंध की अवधि पश्चिमी विश्व से भिन्न है। कक्कड़ 1996 पृष्ठ 80 1। इस प्रकार भारतीय पारिवारिक जीवन के सिद्धांत अपेक्षा रखते हैं कि पिता पुत्र की उपस्थिति में अपने आप को नियंत्रित रखें और अपने पुत्र तथा अपने भाई के पुत्र के साथ समान रूप से व्यवहार करें। पिता और पुत्र के बीच नियंत्रण का सांस्कृतिक दृष्टि से निर्धारण भारत में बहुत व्यापक है। यह सांस्कृतिक मानदंड बनाने के लिए पर्याप्त है। आत्मकथात्मक विवरण में पिता, चाहे सख्त या कृपालु, उदासीन या स्नेही हो, अनिवार्यतः रूखा रहता है। कक्कड़ 1996 पृष्ठ 131। दूरी और निष्पक्षता के अपेक्षित अग्रभाग के पीछे भारतीय पिता अपने पुत्र के लिए अपना प्यार व्यक्त करने हेतु संघर्षरत रहता है। पितृवत प्यार भारत में अन्य समाजों की अपेक्षा कम नहीं है। फिर भी वास्तविकता यह है कि पुत्र अकस्मात अच्छी माँ से दूर होकर भी वह यह दृढ़ धारणा नहीं बना पाता कि वह अपने पिता सतत उससे सीख सकता है, प्यार प्राप्त कर सकता है, और उस पर निर्भर रह सकता है। कक्कड़ 1996 पृष्ठ 132। कक्कड़ बहुत जटिल परिघटना पर दृष्टिपात करता है, जब वह भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं और भारतीय पहचान पर उनके प्रभावों को समझने का प्रयास करता है। अध्यापक के रूप में हमारे लिए बच्चों के पालन पोषण की प्रथाएं और उन विशेषताओं के प्रकार समझना बहुत आवश्यक है, जो बच्चे में विकसित होती हैं। साथ ही यह पहचानना भी आवश्यक है कि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जो इन प्रथाओं के कारण विकसित नहीं हो पाती हैं। चूंकि इस विषय पर अधिक साहित्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए आइए हम अपने स्वयं के बचपन का स्मरण करते हुए और उसके प्रभावों को देखते हुए स्वयं वास्तविकता समझने का प्रयास करें। पहले सोपान के रूप में निम्नलिखित अभ्यास पूरा करें। विचार यथासंभव सत्य होने चाहिए। यह हमारी स्मृतियों को रोमानी ढंग चढ़ाना नहीं है, बल्कि पीछे मुड़ने और अनुभवों को समझने के बारे में है। दोनों प्रकार के अनुभव अच्छे और कम अच्छे। 5. विस्तारित परिवार के संबंध में अपने अनुभव लिखिए। इसमें एक बच्चे के रूप में अपने प्रमुख संबंधों व अधिगम के प्रकार पर प्रकाश डालें। उपर्युक्त अभ्यास से आपको अपने बचपन के कुछ अनुभवों पर विचार करने और जीवन में कुछ अधिक सार्थक संबंधों की पहचान करने में सहायता मिलेगी, परंतु हमारे परिवारों का दूसरा भी पहलू है। बृहत्तर समाज और श्रेणियों जैसे वर्ग, जाति और धर्म आदि भी परिवार के माध्यम से बच्चे को विकास की प्रक्रिया में प्रभावित करते हैं। 1.4 दो क्षेत्र, धर्म, जाति और वर्ग का प्रभाव। परिवार बृहत्तर समाज का भाग है और समाजीय संस्कृति प्रथाओं और मानदंडों का काफी निरूपण करता है। बहुत से ऐसे परिवर्ती हैं, जिनके इर्द गिर्द हमारे समाज में वर्ग अथवा श्रेणियां परिभाषित की जाती है। प्रत्येक श्रेणी के अपने मूल्य, धार्मिक अनुष्ठान और रीति रिवाज होते हैं। परिवार बहुश्रेणियों से संबंधित होता है, जिनमें से प्रत्येक उसकी संस्कृति को परिभाषित करती है। हम इन श्रेणियों में से कुछ का परीक्षण नीचे करेंगे। क्षेत्र भारत में राज्य अधिकतर भाषाई आधार पर गठित किए गए हैं, जैसे गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र। प्रत्येक राज्य की पृथक भाषा तथा स्थानीय त्योहार, लोक कथाएं, भोजन, पहनावा आदि हैं।
परिवार और विशाल परिवेश बच्चों को विशिष्ट संस्कृति संप्रेषित करता है। धार्मिक प्रथाओं में रीति रिवाज, परंपराएं और सांस्कृतिक प्रथाएं सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए, ईसाइयों, हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, पहनावा, धार्मिक प्रतीक भिन्न भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, पारंपरिक हिंदू संस्कार बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण सोपान होते हैं, जैसे नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, उपनयन, संस्कार आदि। ये एक प्रकार से बच्चे को समाज की बदलती हुई अपेक्षाओं के बारे में जानकारी देते हैं। मुसलमानों में दिन में 5 बार नमाज पढ़ना और ईसाइयों के लिए प्रत्येक रविवार को चर्च जाना या अपने अपने त्योहार मनाने की परंपरा है। बाह्य धार्मिक कार्यों और प्रतीकों के अलावा धर्म नैतिक मूल्यों और आचार संहिता को दृढ़ता से प्रभावित करता है। बच्चों को परिवार द्वारा उनके जीवन के प्रारंभ से ही अपने धार्मिक प्रथाओं का अनुसरण करने में समाजीकृत किया जाता है। जातीय भारत में जाति महत्वपूर्ण पहचान है। प्रत्येक श्रेणी की जातियां उपजातियां होती हैं, जिनके अनूठे रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। जाति के विश्वासों और मानदंडों द्वारा बच्चे के लालन पालन की प्रथाएं प्रभावित होती हैं। क्या स्वच्छ है, क्या अस्वच्छ है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सी धार्मिक पुस्तक पढ़नी है, कब प्रार्थना करनी है और क्या प्रार्थना करनी है, ये प्रायः धर्म, समाज द्वारा मिलकर निर्धारित किए जाते हैं। दुर्भाग्य से बच्चे का समाजीकरण जाति की परिभाषा के सोपानिक स्वरूप में विश्वास करने में किया जाता है। निम्न जाति क्या है, उच्च जाति क्या है, कौन अछूत हैं, उनके साथ व्यवहार किस प्रकार किया जाए। बच्चा इसके बारे में जाने बिना प्रत्येक भेदभावपूर्ण प्रथा और विश्वास को आत्मसात करना प्रारंभ करता है। संबंध आम समूहों से है। प्रयोग विशेष समूहों के, परंतु वर्ग अकेले आय वर्ग मुख्यतः आर्थिक आधार पर परिभाषित और वर्गीकृत शब्द का, इसलिए हम श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग तथा धनी वर्ग का लिए करते हैं। प्रत्येक श्रेणी खास आय और संपत्ति समूह दर्शाती है के बारे में नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत अन्य परिवर्ती आते हैं, जैसे शिक्षा, पोषाहार, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता या सुलभता का अभाव, उपभोग पैटर्नों, आश्रय की कोटि, विद्युत माल का स्वामित्व, ज्ञान की सुलभता आदि। बच्चों पर वर्ग का प्रभाव अत्यधिक होता है। उदाहरण के लिए, मध्यम वर्ग के शिक्षित माता-पिता बच्चों का इस प्रकार समाजीकरण करते हैं जो विद्यालय में स्वीकार्य हो। माता-पिता और बच्चे का पारस्परिक संप्रेषण अधिक होता है। माता-पिता पढ़ते हैं, बातें करते हैं और बच्चों को काफी अधिक सुनते हैं। घर में बोली गई भाषा सुपरिष्कृत है और बच्चे में ज्ञानात्मक तथा प्रभावकारी संरचना का निर्माण करती है, जो बच्चे के लिए विद्यालय में अच्छा निष्पादन करने तथा अनुकूल बनाने में सहायक होती है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि इस क्षेत्र में अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है। अनुकूलन और बेहतर उपलब्धि के मामले में मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चे काफी अच्छी स्थिति में होते हैं। भारत बहुत अधिक स्तरीकृत समाज है, इसमें उसकी आबादी का काफी अधिक प्रतिशत गरीब है। यहाँ सांस्कृतिक गरीबी के संभावित अस्तित्व के बारे में साहित्य विभाजित है, जो अनिवार्यतः सुझाता है कि लोग अपने विश्वासों, मनोवृत्ति और व्यवहार, जैसे आलसीपन, अकुशलता, बेईमानी, अपराधवृत्ति, बुद्धि के अभाव के कारण ही गरीब होते हैं और गरीब बने रहते हैं। इस संस्कृति में पैदा हुए बच्चे किसी उद्भावी अवसरों का लाभ लेने के या तो इच्छुक नहीं होते हैं या असमर्थ होते हैं, इसलिए गरीबी का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार का मत भारत में बहुत से व्यावसायिकों ने व्यक्त किए हैं, जहां यह प्रायः कहा जाता है, वे कुछ नहीं जानते हैं, वे कुछ नहीं समझा सकते हैं। सत्य यह है कि गरीब परिवारों के बच्चों का भी बड़े पैमाने पर समाजीकरण होता है, क्योंकि उनके भी अपने मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं होती हैं। अंतर केवल यह है कि प्रमुख विचारधारा यह मानने में असमर्थ है, वास्तविकता यह है कि बच्चा क्या नहीं जानता है या क्या कुछ नहीं कर सकता है।
इस पर ही बल दिया जाता है और यह जानने का प्रयास नहीं किया जाता कि वह क्या कर सकता है। अध्यापक के रूप में यह आवश्यक है कि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को समझने के प्रयास किए जाए और उनके सकारात्मक पहलुओं के आधार पर विद्यालय को समावेशी बनाने के प्रयास किए जाए जहां विविधता का सम्मान होता हो। 1.4 तीन लिंग पहचान। लड़कों और लड़कियों को लिंग भूमिका में रखना समाजीकरण का मुख्य भाग है। समाजीकरण की प्रक्रियाओं से अभिप्राय है पुरुषत्व या नारीत्व की सांस्कृतिक रूप से परिभाषित विशेषताओं का अधिगम और उन्हें व्यवहार में लाना है। यह बच्चों को यह बताकर किया जाता है कि स्वीकार्य लिंग भूमिका क्या है और क्या नहीं है, और लिंग भूमिका के अनुरूप व्यवहार को पुरस्कृत किया जाता है और विपरीत व्यवहार को दंडित किया जाता है। बच्चा भी परिवार में अन्य को देखकर उपयुक्त लिंग भूमिका सीखता है। रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान, परंपरागत कहानियां और पौराणिक कथाएं तथा मीडिया सभी बच्चे को परंपरागत रूप से स्वीकृत लिंग व्यवहार और भूमिका की ओर अभिमुख होने के लिए प्रेरित करते हैं। अब तक यह भली भांति ज्ञात हो गया है कि यद्यपि लिंग जैविक वास्तविकता है, लिंग सामाजिक रचना है, जहां समाज महिलाओं के लिए व्यवहार, भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निश्चित करता है। हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका और अधिकार अत्यधिक असमान हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। भेदभाव जीवन के प्रारंभ से ही शुरू होता है। जब लड़का पैदा होता है, तालियां बजाकर बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाई बांटी जाती है, परंतु कन्या के पैदा होने पर ऐसा नहीं किया जाता है। कक्कड़ 1996 सुंदर ढंग से उस विधि का सार प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार भारतीय परिवारों में लड़कियों का समाजीकरण किया जाता है। उनके कुछ विचार नीचे दिए गए हैं। हिंदू महिला की पहचान उसके जीवन चक्र बचपन, माता पिता के परिवार में पुत्री के रूप में, अपने पति के परिवार में पत्नी और बहू के रूप में भूमिकाओं से विकसित होती है। बचपन से आगे उसकी पहचान उसके द्वारा अंगीकृत नारीत्व के रूढ़िगत आदर्शों की सार्वदेशिकता से विकसित होती है। कम से कम मध्यम उच्च वर्ग महिलाओं में जिन्हें आज दबाई गई भावनाओं के कारण मनोचिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें बहुधा इन विचारों का सामना करना पड़ता है कि मैं एक लड़की हूँ और इसलिए महत्वहीन हूँ और खराब हूँ। भारतीय समाज में, जैसा कि हम बाद में देखेंगे, पुत्री को उसके जन्म परिवार में अतिथि समझा जाता है, बाहरी व्यक्ति की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है, क्योंकि शीघ्र ही उसका विवाह हो जाएगा और हमेशा के लिए वह मां को छोड़ देगी। समस्या दो तरीके की है, जबकि लड़कियों का समाजीकरण इस विश्वास में किया जाता है कि वे अधीनस्थ हैं और उनकी भूमिका पारिवारिक क्षेत्र तक ही सीमित है। लड़के यह विश्वास आत्मसात करते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं और इसलिए संसाधनों, बेहतर व्यवहार और सत्ता के अधिकारी हैं। भले ही लड़के परंपरागत रूप से महिलाओं से संबद्ध कार्य करना चाहते हो, परंतु उपहास के भय से ऐसा नहीं कर पाते। विद्यालय प्रायः परंपरानुसार कार्य करते हैं, जैसे लड़कियों से सफाई और पानी भरने का काम करवाया जाता है, उन्हें प्रश्न पूछने, बोलने या खेलने के अवसर नहीं दिए जाते हैं। पाठ्य पुस्तकों में कहानियां और पाठ बहुधा इन्हीं भूमिकाओं को सुदृढ़ करते हैं। इसलिए बदलती हुई लिंग भूमिकाओं से हमारा समाज अधिक न्याय संगत बनेगा। बराबरी के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक होगा। समुदाय में पुरुषों और महिलाओं के लिए साथ मिलकर काम करना आवश्यक होगा ताकि सोच और व्यवहार में परिवर्तन हो। इसलिए इस तरीके को संवेदनशील बनाना आवश्यक है। ऐसा परिवर्तन लाने के लिए संभवतः विद्यालय और कक्षाएं सबसे अधिक स्वीकार्य स्थान हैं। गतिविधि 1। आप अपने विद्यालय में परिवर्तन कैसे लाएंगे? नीचे लिंग संबंधी मुद्दे दिए गए हैं, जो साधारणतया हमारे विद्यालयों में पाए जाते हैं। अपने सहयोगियों से निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें और उनमें से प्रत्येक पर उनके विचार ज्ञात करें। अपने विवरण में उल्लेख करें। 1. लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती हैं। 2. लड़के अगली पंक्ति में बैठेंगे और लड़कियां पिछली पंक्ति में बैठेगी। 3.
लड़कियां शर्मीली होती हैं और अच्छी तरह से संप्रेषण नहीं कर सकती हैं। 4. लड़कियां कढ़ाई का काम करेंगी और लड़के खेल खेलेंगे। 5. लड़कियां उतना ही पढ़ेंगी जितने से वे अपने घर परिवार और बच्चों की देखभाल कर सकें और अपने माता पिता को पत्र लिख सकें। 1. 5. विद्यालय और बच्चा। विद्यालय बच्चे के संसार का महत्वपूर्ण भाग है और महत्वपूर्ण समाजीकरण संस्था है। हमें अपने विद्यालय के दिनों की कुछ बहुत प्रिय और कुछ कम प्रिय स्मृतियां हैं। यह विद्यालय में ही होता है कि हम घंटों तक शांत बैठना सीखते हैं, बारी लेते हैं, पंक्तियों में बैठते हैं, नियत कार्यों पर काम करते हैं, आदि कई ऐसी बातें भी हैं जो बच्चा विद्यालय में ही सीखता है, कुछ बहुत स्पष्ट रूप में सिखाई जाती है, जबकि अन्य विद्यालय की संस्कृति के भाग हैं और बच्चा उन्हें आत्मसात कर लेता है, क्योंकि वे विद्यालय वातावरण के भाग हैं। दूसरे शब्दों में, अधिगम सामग्री का रूप और विषय विद्यालय की व्यवस्था, दैनिक कक्षा सामाजिक संबंध, पाठ्यचर्या की संरचना और गठन, विद्यालय स्टाफ का रवैया। ये सभी मिलकर विद्यालय अनुभव का सृजन करते हैं, जो बच्चे को अत्यधिक प्रभावित करता है। परंतु यह समझना आवश्यक है कि इन पहलुओं में से कोई भी तटस्थ नहीं है, बल्कि उसका चयन सुविचारित विकल्प के रूप में होता है, जो बहुधा समाज में प्रमुख विचारधारा द्वारा निर्धारित होता है। आइए, हम पुस्तक रिसियस से नीचे कुछ उद्धरणों को पढ़ें। यह ऐसी पुस्तक है जिसमें लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति अपने विद्यालय के दिनों को याद कर रहे हैं। नीचे प्रसिद्ध भारतीय लेखक नीरद चौधरी का लिखा हुआ अपना संस्मरण है, जब बच्चे के रूप में उसने किशोरगंज के विद्यालय से कलकत्ता के अभिजात वर्ग के विद्यालय में प्रवेश लिया था। हमारा नया शैक्षिक वातावरण पुराने से बिल्कुल भिन्न था। हमें छोटे कमरों में बंद कर दिया गया है, जहां खुली जगह नहीं है। आकर्षक इमारत की कमी के बावजूद किशोरगंज में हमारे विद्यालयी जीवन की यह अभिन्न विशेषता थी। परंतु बहुत लंबे चौड़े स्थान से भी अधिक जो हमने खोया, वह था अनुशासन। वहां बाहरी प्रतिबंध बहुत थे। दरबान गेट पर खड़ा रहता था। विद्यालय से भागना जोखिम भरा था। दोपहर के विश्राम के दौरान दरवाजे पर ताले लगाए जाते थे। यदि पाठ के दौरान गली में बैंड बजने लगता है, तो कक्षा में एक भी बच्चा अपने स्थान पर नहीं रहता था। जब अध्यापक कक्षा में आता था, बच्चे लापरवाही के साथ खड़े हो जाते थे, कुछ तो बैठे ही रहते थे, जबकि किशोरगंज में मॉनिटर खड़ा होता था और अभिवादन करने के लिए औपचारिक समादेश देता था और पूरी कक्षा एक साथ खड़ी होती थी, मुस्कुराकर अभिवादन करती थी और तब तक नहीं बैठती थी जब तक शिक्षक बैठ जाओ नहीं कहता था। अध्यापकों के प्रति सम्मान की कमी भी थी। किशोरगंज में हम अध्यापकों को पवित्र व्यक्ति के नज़र से देखते थे। परंतु कलकत्ता के बच्चे दम्भी थे, अध्यापक का मजाक करते थे तथा चिढ़ाते थे। घर पर कलकत्ता के बच्चे अपने बड़ों के प्रति गृह कार्य करने के लिए उग्र होते थे और अपनी आर्थिक स्थिति के कारण ट्यूटर को घोर परिश्रम करना पड़ता था। वे आशा करते थे कि वह उनका गृह कार्य करें। आश्चर्य है कि अभिभावक भी ऐसा ही विचार रखते थे। पृष्ठ 57 से 58। गतिविधि 2। ऊपर अनुच्छेद में चौधरी कलकत्ता में अपने नए विद्यालय की तुलना किशोरगंज में अपने पुराने विद्यालय से कर रहा है। क्या आप नए और पुराने विद्यालय के बीच 3 अंतर बता सकते हैं? 1, 3। कल्पना कीजिए किशोरगंज में पुराना विद्यालय बच्चों को कैसे प्रभावित करेगा। उपर्युक्त अभ्यास से हम क्या सीखते हैं? हमने सीखा कि विद्यालय और विद्यालय में जीवन बच्चे को प्रभावित करता है। हमें विद्यालय में क्या सिखाया गया, यह महत्वपूर्ण है, परंतु विद्यालयी जीवन की संरचना और वातावरण भी बच्चे को प्रभावित करता है। 1, 6 समकक्षियों का महत्व। बच्चे के जीवन में समकक्षी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, समूह का भाग बनता है। मित्रों का होना बच्चे के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मित्र न केवल बच्चे की कुछ महत्वपूर्ण संवेगात्मक आवश्यकताएं पूरी करते हैं,
समकक्षियों और समूहों के द्वारा बच्चे विश्व को खोजते और समझते हुए अधिक समान संबंध विकसित करते हैं, जिसके आधार पर आत्मधारणा बनती है। समाजीकरण में समकक्षियों का प्रभाव परिवार की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। यह बिल्कुल सामान्य है, खासतौर पर जब बच्चा किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, कि वह साथियों से सीखकर विशेष प्रकार से बातचीत करने लगता है, वस्त्र पहनना शुरू करता है, और समकक्षियों से तौर तरीके सीखता है। समकक्षी समूह एक तरीके से उसे अपना संसार फैलाने में सहायता करता है, वह भिन्न भिन्न समूहों के बच्चों से अन्योन्य क्रिया करता है, भिन्न भिन्न प्रकार का पठन पाठन, विचारधारा और संभावनाओं से परिचित होता है। यह उसके समकक्षी समूह का प्रभाव है, जो उसे भिन्न भिन्न भूमिकाएं और विचारों को आजमाने का अवसर देता है। यद्यपि, समकक्षी समूह का भाग होने के कई लाभ हैं, परंतु यह भी संभावना है, कि समकक्षी समूह बच्चे को अनुचित व्यवहार की दिशा में ले जाए। इनके उदाहरणों में बच्चे का धूमपान करना, ड्रग लेना, छोटी मोटी चोरी करना, समकक्षियों के दबाव के कारण उग्र स्वभाव शामिल है। बच्चों को दोस्तों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण हैं। कई बार विभिन्न कारणों से बच्चे दोस्त नहीं बना पाते हैं, या समूह का भाग नहीं बन पाते हैं। इसलिए इन बच्चों को समझना तथा उन्हें दोस्त बनाने में सक्षम बनाना बहुत आवश्यक है। कभी कभी बच्चे उन बच्चों के लिए क्रूर होते हैं, जो उनके जैसे नहीं हैं। अध्यापक के रूप में यह देखना रुचिकर है, कि कक्षा में समूह और मित्रता किस प्रकार विकसित होती है, और पैटर्न बदलते हैं। विशेषतया जब बच्चा उच्च प्राथमिक कक्षा में प्रवेश करता है। एक बार फिर हम रिसेस पुस्तक के उद्धरण देखें। इस बार प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ अपना बचपन स्मरण करते हुए लिखते हैं। इस सब का एक भाग वास्तव में केवल किशोरावस्था का सामान्य तनाव और दबाव है, परंतु इसका एक अन्य भाग स्थान का वातावरण भी है। यह ऐसा स्थान था जहां केवल खेलकूद ही था। जहां तक लड़कों का संबंध है, मुझे मेरे सहपाठियों और सीनियरों द्वारा जांचा गया और सताया गया, क्योंकि पढ़ाई और अध्ययन में मेरी रुचि थी और उस समय खेलकूद में रुचि नहीं थी। उस समय गैंग या समूह में शामिल होने की मेरी इच्छा नहीं थी के कारण, जैसा कि आप माइक के समायोजन से देख सकते हैं। और इन सब में महत्वपूर्ण कारण था कि जब मुझे सताया जाता था तब मैं अत्यधिक उग्र हो जाता था। एक साथ संचार माध्यम बच्चे का आभासी संसार। आज के विश्व में बहुत प्रकार के संचार माध्यमों का सम्मोहक आकर्षण न केवल वयस्कों पर है, बल्कि समान रूप से बच्चों पर भी है। यह न केवल टेलीविजन और फिल्में हैं, बल्कि अब इंटरनेट और मोबाइल फोन भी है। बच्चों के संबंध में प्रभाव बहुत तीव्र हो गया है, क्योंकि वे प्रभावनीय अवस्था में हैं, इसलिए संचार माध्यमों की शोषणकारी शक्ति से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। लगातार टेलीविजन देखने के स्पष्ट प्रतिकूल प्रभाव हैं, जैसे आंखों में तनाव, निष्क्रियता, आलस्य आदि। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हैं। चूंकि बच्चे विकास की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, इस मामले में वे जो कुछ देखते हैं, वह उनके विचारों और कार्यों को मूर्त रूप देता है। एक प्रकार से बच्चे प्रतिबिंब, छवि और विषय वस्तु द्वारा समाजीकृत होते हैं, जो बहुत अवास्तविक होती हैं, क्योंकि प्रायः लिंग, जाति और धार्मिक रूढ़िबद्ध धारणाओं, हिंसा और समृद्धि का विकृत दिखावा तथा उपभोक्तावाद को ही प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों के लिए कुछ ही कार्यक्रम होते हैं, वे अनिवार्यतः कामिक पात्रों के रूप में छोटे बच्चों के लिए होते हैं। उपलब्ध बाल कार्यक्रम के लक्ष्य उच्च मिडिल कक्षा के शहरी बच्चे होते हैं, परंतु वे कार्यक्रम उन्हें अधिक मनोरंजक नहीं लगते हैं, अतः वे अधिक समय तक उन्हें नहीं देखते हैं। इसलिए अधिकांश बच्चे, विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग, या तो बॉलीवुड की फिल्में या हिंदी सॉप ओपेरा देखते हैं। इन फिल्मों और टेलीविजन शो का बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों से सेक्सुअलिटी, लिंग भूमिका, हिंसा और समाज में वित्तीय हैसियत का महत्व की समझ उत्पन्न होने से पहले ही इन मुद्दों से संबंधित प्रश्न उनके मन में उठते हैं। उदाहरण के लिए, बॉलीवुड कहानी प्रायः सदा पुरुष महिला संबंध पर आधारित होती है,
प्यार की कहानी के भिन्न भिन्न आरूप होते हैं। लड़की को सुंदर, धनी, विपत्ति में फंसी युवती के रूप में दिखाया जाता है, और अंततः सुदंग्र नायक तो उसे खलनायक से या खलनायक के परिवार के षड्यंत्रों से बचाता है। इससे अधिक लोकप्रिय फिल्में मारधाड़ प्रधान होती हैं। ये युवाओं को सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल करने का सही रास्ता हिंसा है। ऐसे सिनेमाओं में सेक्सुअल हिंसा की भी वकालत की जाती है। ऐसे सिनेमी मनोरंजन की आड़ में न केवल बच्चों के विकास में बल्कि लिंग भूमिका समझने में भी बाधक हैं, क्योंकि यह महिलाओं को असहाय दृष्टि से दिखाता है। यह परिदृश्य टेलीविजन दृश्यों के भाग होते हैं। अधिकांश टेलीविजन में पारिवारिक ड्रामा, उच्च मध्य वर्ग का निरूपण, परंपरागत हिंदू परिवार में महिलाओं को पुरुषों के अधीनस्थ दिखाया जाता है, जो केवल पारिवारिक क्षेत्र से संबंधित अनंत धार्मिक और पारिवारिक कलहों से जुड़े हुए होते हैं। पोशाक और गहनों का महत्व पर भी प्रकाश डाला जाता है। कोई भी महिला पात्र जेवरात या श्रृंगार के बिना नहीं होती है। आधुनिक समाज में पुरुष और महिलाओं की ऐसी प्रस्तुति महिला की मुक्ति प्रयासों के संबंध में प्रतिभागी हैं। इसके अलावा ये शो समाज में साधारणतया जीवन में धन के महत्व पर भी बल देते हैं। धन समाज में उच्चतर स्थान प्रदान करना है और आर्थिक सुख की सुलभता देता है। विज्ञापन भी संचार माध्यम में एक अन्य शोषणकारी क्षेत्र है। वे अपने उत्पादों की आकर्षक विशेषताएं दिखाते हैं और समाज के खास भाग को ध्यान में रखते हैं, जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। वे दर्शकों को विश्वास दिलाते हैं कि उनके उत्पाद उनकी प्रसन्नता के लिए हैं। इन्हें प्रयोग करने के बाद वे उसे प्राप्त करेंगे जिसे आप चाहते हैं। इसके अलावा, विज्ञापन अन्य संचार माध्यम की तुलना में संभवतः सबसे अधिक कपटपूर्ण और खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे सभी चैनलों, समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं आदि में हो सकते हैं। उनसे बचना असंभव है। सबसे अधिक विज्ञापन सामाजिक रूढ़िग्रस्तता का प्रयोग करते हैं। वे सौंदर्य उत्पादों, वस्त्रों और उपसाधनों के लिए महिलाओं को लक्ष्य करते हैं, और ऑटोमोबाइल और गैजेट के लिए पुरुषों के वे महिलाओं की छवि पर बल देते हैं। यह दर्शाते हैं कि सुंदर महिला बालिका वह है, जो छरहरी, सुंदर है और स्वच्छ चिकनी त्वचा है। ऐसी विशेषताएं पुरुषों को आकर्षित करने और प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, जो इन विज्ञापनों के अनुसार महिलाओं के लिए मुख्य लक्ष्य हैं। दूसरी ओर पुरुषों को कहा जाता है कि सुंदर महिला को आकर्षित करने के लिए उनके पास अधिक तेज कार बाइक और अधिक फैंसी गैजेट होना चाहिए। इस किस्म के विज्ञापन संवेदनशीलता का दोहन करते हैं और वे बच्चों के दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं कि पुरुष और महिलाएं कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा इन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये विज्ञापन मौद्रिक और भौतिक संपत्ति की तुलना करते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे विज्ञापनों से बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। 35% से अधिक विज्ञापन उन्हें लक्ष्य करते हैं। पूंजीपतियों ने शीघ्र ही अनुभव किया कि वे बढ़ते हुए बाजार से लाभ अर्जित कर सकते हैं। वे उन हानियों से बेखबर रहते हैं जो उनसे हो सकती हैं। बच्चे दूसरों को इन विज्ञापनों में खुशी भरे बच्चों को देखते हैं, अपने पिता की लग्जरी कार में घूमते हैं, कीमती खिलौने खेलते हैं, फैंसी कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं। उनमें से अधिकांश इन सुख साधनों के अनुभव लेने के लिए पर्याप्त सुविधा संपन्न नहीं होते हैं। वे विश्वास करते हैं कि वे जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार यह पूर्णतः स्पष्ट है कि विज्ञापन बच्चों के विकास के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं, क्योंकि यह केवल पूंजीपति की वास्तविकता का आरूप दिखाता है। यह विचारणीय है कि बच्चों के लिए टेलीविजन और सिनेमा समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं की भांति उपयोगी नहीं होते हैं। परंतु यह वास्तविकता नहीं है। अधिकांश पत्र पत्रिकाएं केवल अधिकांश पाठकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज कहानियां देते हैं। साधारणतया ये रक्तरंजित होती हैं। हत्या, बलात्कार, चोरी, भ्रष्टाचार आदि की खबरें होती हैं। इस माध्यम से बच्चे के जीवन के प्रारंभ में ही हिंसा उद्घाटित हो जाती है और वे देखते हैं कि यह अपरिहार्य है।
बड़े दुष्ट संसार का महत्वपूर्ण भाग है। एक अन्य मुख्य विषय जो समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं का लगातार भाग है, वह बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज का जीवन है। दर्शक इन सेलिब्रिटीज से जुड़ना और संबद्ध होना महसूस करते हैं। मीडिया वास्तविक महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे गरीबी, भूखमरी, शिक्षा आदि पर चर्चा करने का कष्ट नहीं उठाता है। इसलिए बच्चे भी बड़ा होने पर उन्हें उपेक्षित करते हैं। 1.8 सारांश। इस इकाई में हमें बच्चों के सामाजिक संसार का विहंगावलोकन मिला और हमने समझा कि बच्चा समुदाय के स्वीकृत और सक्रिय सदस्य होने के लिए समुदाय के तरीके कैसे सीखता है। एक महत्वपूर्ण समझ है जो हमें होनी चाहिए, जिसे यह कहना है कि बच्चा इस प्रक्रिया में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, जहां उसे भिन्न भिन्न एजेंसियों द्वारा समाजीकृत किया जाता है, बल्कि इस अधिगम प्रक्रिया का सक्रिय सदस्य है। बच्चे अपने सामाजिक संसार की भावना बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और अपने सामाजिक समूह का भाग होने के अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं। इस इकाई में हमने सीखा कि कई ऐसे तरीके और एजेंसियां हैं जिनसे बच्चा अपने सामाजिक परिवेश के बारे में सीखता है। प्रक्रिया अधिगम की है, परंतु अन्योन्य क्रिया के माध्यम से वह आधारभूत गुण और विशेषताएं विकसित करना सीखता है। खंड 1 की मनोसामाजिक विकास पर इकाई को बाल मनोसामाजिक विकास के सामाजिक संसार के बीच निकट संबंध समझने के लिए इस इकाई के संयोजन में देखा जाना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के